Hi friends, what's up? So here today we are with the amendment lecture of May 22. So आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं लॉ की अमेंडमेंट्स फॉर May 22. सो फटफट आपके पास अगर कोई ऑथर की बुक है, आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास मेरी बुक है, आपने जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग थी May 21 वाली जो अपने रिकॉर्डिंग से लेक्चर देखा होगा वो देखा होगा, निकाल लीजिए फटफट। वैसे भी ज्यादा अमेंडमेंट्स है भी नहीं, मार्केट में यूं ही हवा फैला रहे अमेंडमेंट अमेंडमेंट लॉ में अमेंडमेंट है, लॉ में भैया लॉ में कोई अमेंडमेंट है, बहुत ही काम है, कोई ज्यादा भी नहीं। ठीक है ना। as you can see we have got a very amazing result for December 21. this for the rankers, ये सारे ऑडिट के लोग, ये सारे इको लॉ के लोग एंड ये सारे लॉ के लोग। आई मीन यू नो people above 70 are going to Taj, तो Taj party due for all the students। अब देखो, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग अमेंडमेंट लेक्चर करने जा रहे हैं, लॉ के अमेंडमेंट, कुछ नहीं, 4 पेज 5 पेज खत्म, फिर खत्म खत्म अमेंडमेंट्स खत्म। सुन लो अभी, पहले समझ लो। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, आपके पास जो बुक होगी ना वो बराबर है, उसमें जो दिसंबर 21 की जो पेनल्टी चेंजेस हुई थी, नवंबर 21 आइडियली नवंबर 21 की जो पेनल्टी चेंज हुई थी वो मैंने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी थी। तो जब मैंने पढ़ाया था मैंने आपको बोला था कि अगर आप मई दे रहे हो तो ये पुरानी वाली है, अगर आप नवंबर दे रहे हो तो नई वाली, तो नई वाली जो अमेंडमेंट्स है पेनल्टी वाली वो ऑलरेडी ऐड हो गई है, तो उसमें तो कोई चेंजेस करना नहीं है। अच्छा, एफसीआरए में कुछ चेंजेस आए थे नवंबर 21 के लिए, तो आप देखोगे ना तो आप वीडियो लेक्चर के नीचे, मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन है, वहां पर मैंने दिसंबर 21 का अमेंडमेंट वीडियो का लिंक डाला हुआ है। तो आपको अगर एक बार रेफर करना है, इनकेस अगर आपने बहुत ही पुरानी रिकॉर्डिंग ली है या अगर आपको अटेम्प्ट लगा है, आपको एक बार चेक करना है आपकी बुक अपडेटेड है कि नहीं, तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चे ने भी दिसंबर 21 के लिए स्पेसिफिकली वीडियो लिया था एंड May 22 के लिया था, आपको खाली यही वाला वीडियो देखना है, यही वाला वीडियो देखना है। ठीक है। अब ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ पे गो टू आवर साइट www.letslearnindia.in, आपको सामने दिख रही होगी स्क्रीन पर, बराबर, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आपको 46 नंबर पे एक शीट मिलेगी, सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट्स May 22। Now when you see this sheet, I have this 26 पेजर शीट, कुछ नहीं है इसमें, मैंने क्या कर रखा है, इसमें पीछे पीछे ऐड कर दिया है लॉ अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 21। तो जो बच्चे को अटेम्प्ट लग गया है एंड इफ यू वांट टू कैरी चेक के भैया मेरे सबसे अपडेटेड है कि नहीं, आप यहाँ पर ही देख लीजिएगा। सो 2 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट में हर अटेम्प्ट में कराता हूँ। दिसंबर 21 की शीट यही है, यही पूरी शीट है, वीडियो का लिंक नीचे है, आपको देखना, मैप कर लीजिएगा। मैंने उसमें बताया कहाँ का क्या क्या चेंजेस है। उस टाइम पे भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं, खाली पेनल्टी में चेंजेस है, वो हमारी बुक में ऑलरेडी अपडेटेड था। एंड थोड़ा सा एफसीआरए में चेंजेस था, वो मैंने बता दिया अलग से। बाकी सब पेनल्टी की चेंजेस है, सारी पेनल्टी की चेंजेस। ठीक है। बाकी खाली वो जो एफसीआर में थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, ऐसा उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो कुछ गाइडलाइंस आई थी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो दिसंबर 21 का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा नीचे लिंक में। अभी हम लोग स्पेसिफिकली बात करें May 22 के अमेंडमेंट्स, May 22 के अमेंडमेंट्स, ध्यान से सुनना, फटाफट बताया था आपको, जल्दी निकाल लीजिए। सबसे पहले जो अमेंडमेंट हम कंपनीज एक्ट की कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट में हम पहला कर रहे हैं हमारा सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग। ठीक है, इतना ही अमेंडमेंट है, इतना ही अभी तक यही आया हुआ है, आरटीपी से मैंने लिया हुआ है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। फालतू में यहाँ भटकना मत, इतना ही करना है 173 में। तो आपको निकालना है बोर्ड मीटिंग, अपॉइंट बोर्ड मीटिंग में आपको मिलेगा सेक्शन 173। तो थर्ड, अगर जिनके पास मेरी बुक होगी तो अपनी मेन बुक से थर्ड या फोर्थ पेज, जैसे सेक्शन 170 जहाँ होता है, वहां पर आपको एक पॉइंट होगा, मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऐसी बात है ना, वो ऑडिट कमेटी मीटिंग्स फॉर कंसेशन ऑफ एफएस इंक्लूडिंग सीएफएस, डाइवर्सिफाई द बिजनेस, प्रोस्पेक्टस वाली बातें, वो फिर वो मदद, मर्जर्स, अमालगमेशन, डीमर्जर्स, एक्विजिशन, टेक ओवर। अगर आपने मुझसे पढ़ा, मैंने वहां पर नोट लिखवाया था कि वो एक नोटिफिकेशन आया था जून जुलाई के आसपास, तो वो हटा दी गई है, बराबर। तो इंस्टीट्यूट ने वो अपडेट कर दिया कि भैया वो हटा दी गई है। मतलब अब ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकता, मतलब सारे मैटर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकते हैं। बीच में पता, अगर आपने अगर मई दिया होगा या दिसंबर, वो कोविड की बातें थी कि कोविड में एक्सटेंशन दिया है, कोविड में ये बातें भी अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं, कोविड की बात थी। अब वो ब्लैंकेट ही कर दिया, मतलब ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया है कि भैया क्या बोलते हैं, रूल 4 शैल बी ओमिटेड, रूल 4 शैल बी ओमिटेड। मतलब सर रूल 4 क्या है, मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट विद द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल शैल बी ओमिटेड। मतलब वो जो 5 बातें हैं, वो जो 5 बातें वहां लिखी हुई है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, बराबर।
तो जो लाइन में मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट, देख लो, भी बताइए तो आपके। ये वाली बात, मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट इन अ मीटिंग, अपनी बुक में होगा आई थिंक पेज नंबर 260 पे, ये कट हो जाएगा। जिन्होंने फास्ट ट्रैक लेक्चर है उनको बताया था कोविड सर्कुलर के थ्रू भी, बराबर कट हो जाएगा, कोविड दिस बेनिफिट इज गिवन बाय एमसी। अब वो ब्लैंकेट होके भी अभी हट ही गया, अब ये हट गया, क्लियर। देन नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, क्या बोलते हैं, द सीजी hereby exempts from the provision of section 387 to 392 both inclusive, क्या क्या, following foreign companies, companies incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed or may or not establish a place of business in India, insofar as they relate to the subscription for securities requirement to prospectus and all the matters incidental thereto। सीजी अगर चाहे तो वो एग्जामेशन दे सकता है, किसको, फॉरेन कंपनी को, या फिर कोई जो प्योर विदेशी कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस करे ना करे, सीजी कर सकता है, कर सकता है। कंडीशन क्या होगी वो बताया, बताया नहीं है, तो इससे मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है आंसर से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में फॉरेन कंपनीज के, पता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक मोड की, जब हम 242 की डेफिनेशन पढ़ते हैं, बराबर, वहां पर क्या बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज subscription thereof listing of securities in the international financial service and IFSC shall not be constitute electronic mode for the purpose of 242। तो अगर अपन IFSC में कुछ सर्विसेज दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं होगा। ये ना इलेक्ट्रॉनिक मोड का जो रूल्स है अपना, सब कुछ चैप्टर 4 पे पेज नंबर अप्रॉक्स 45 के आसपास आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना, यहाँ पर उन्होंने उसको और क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर आप IFSC में कर रहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्लैरिफिकेशन। तो ये भी एक क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट है, इस आंसर में कोई चेंज नहीं होना है। फिर सेक्शन 150 डेटा बैंक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 150 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर चैप्टर मिलेगा आपको, डेटा बैंक वाला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, ठीक है। तो निकालिए एक बार, बता दो आपका हाथ क्या कहाँ का है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर आपको मिलेगा 200 219 से है। डेटा बैंक, तो ये डेटा बैंक वाला जो आंसर है वैसे भी अपना RTP आंसर होता है, इसमें कुछ ऐड किया गया था ये वाला रूल, कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड टू बी पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद है ऐसा कुछ ऐड किया था, ये पिछले टाइम में ऐड कर दिया गया था, पेज नंबर 226 के आसपास आपको दिखेगा। और ये दिसंबर 21 में अमेंडमेंट भी था, अमेंडमेंट क्या था, ये ऐड किया था यहाँ पर, अपनी बुक में मैंने ऑलरेडी डाल दिया था इस चीज को। तो इसका जो ये बी वाला है ना, बी वाला, तो ये दिसंबर 21, सॉरी, ये दिसंबर 21 वाली जो अमेंडमेंट थी उसी का पार्ट था ये। अब उस अमेंडमेंट में एक और अमेंडमेंट आ गया, रुको बता। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल जो थे इसमें ये ऐड हुआ था, ठीक है।
वो वाला हटा के ये वाला लिख रहा है। इसमें ये लोग ने ये चेंज किए थे बहुत सारे, विच इज अमेंडमेंट शीट की पेज नंबर 15, अमेंडमेंट शीट की पेज नंबर 15 पे, ठीक है। अब इसमें ए बी सी हुआ करते थे पहले, और प्रोवाइडेड एक पैरा हुआ करता, प्रोवाइडेड पैरा हुआ करता। अब इसमें क्या हो गया, बी वाला चेंज हो गया, मतलब अमेंडमेंट में भी अमेंडमेंट आ गई है, और यहाँ प्रोवाइडेड के नीचे एक और प्रोवाइडेड ऐड हो गया। आई होप इट इज क्लियर। अगेन क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट से आंसर में चेंज होना बहुत डिफिकल्ट, आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ है, खाली वहां पर वर्डिंग चेंज किए बी में, और प्रोवाइड के नीचे प्रोवाइड ऐड कर दिया गया। तो कहाँ चेंज हुआ है सर, डेटा बैंक वाले आंसर में इंडिपेंडेंट डेटा कंप्लायंस रूल्स है कि उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, एग्जाम कब देनी पड़ती है, ठीक है। वो पता है उसको, एक सेल्फ प्रोफिशिएंसी ऑनलाइन टेस्ट में पड़ता है ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मानेसर वाला, याद है ऐसा कुछ है, ये वो वाला आंसर है। तो इसमें सब कुछ सेम है, खाली जो बोलना कि जिस दिन को एग्जाम नहीं देनी है, इंडियन को एग्जाम नहीं, एग्जाम देने से किन को एग्जामेशन है, तो ए में 5 कंपनीज है, ठीक है, फिर बी है कोई, फिर सी है, एंड फिर वो प्रोवाइड वाला पैरा है। तो बी को अपने को रिप्लेस करना है, बी को रिप्लेस करना है, बी को रिप्लेस करना है। देखो बी, तो मैंने क्या लिखा, रिप्लेस बी। सो इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट और अबव इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सीजी और एसजी, मतलब भैया या तो वो डायरेक्टर की वो पोजीशन होल्ड कर रहे, या उतना या उसके ऊपर की पोजीशन होल्ड कर रहे किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑफ सीजी एसजी को, एंड कौन सा मैटर हैंडल करते हैं, कॉमर्स का, कॉर्पोरेट अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, इंडस्ट्री का, पब्लिक एंटरप्राइज का। तो बड़ा आदमी सर, अगर वो किसी इंडिपेंडेंट बन रहा है, वो रिलायंस में एनटीपीसी में इंडिपेंडेंट बन रहा है, तो सर उसको उसको वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। या फिर ये हैंडल्स अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से एलआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, या फिर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट एक्ट करिंग ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज। तो ऐसी कोई बॉडी जो कमर्शियल एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट टेकिंग एक्टिविटीज है उसकी, मतलब प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज है, तो अगर आप उस पोजीशन पे बैठे हो तो आप, और आपको इंडिपेंडेंट अपॉइंट किया जाता है, तो आपको वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फिर सी इज एग्जैक्टली सेम, सी वो पुराना वाला ही है, सी सेम है। तो भैया अमेंडमेंट शीट में आप बी में रिप्लेस कर देंगे वहां पर। अच्छा, जिनके पास फास्ट ट्रैक की बुक होगी उनके पास अपडेटेड वाली बुक होगी, सी सेम रहेगा। फिर ये वाला प्रोवाइडेड सेम है, अगर वो उसमें कैटेगरी में आता है, अपन बोलते हैं कि अगर वो किसी कंपनी में 1.5 साल रहा, फिर किसी कंपनी में 2.5 साल रहा, बराबर, तो क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 3 years रेफर टू इन अबव, उसको कितनी बार काउंट किया जाएगा, ओनली वंस। मतलब मैं अज्यूम करो एनटीपीसी में भी था, और सेम टाइम में मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी था, तो यहाँ पर मैं 2 साल था, यहाँ भी मैं 2 साल था, सेम टाइम पे, मतलब 2015 से 17, 2015 से 17 दोनों में बैठा हुआ है। तो 2 और 2 4 हुआ क्या, नहीं नहीं सर वो 2 ही होता है ना, इट विल बी काउंटेड एज वंस, ये पहले भी पढ़ते थे अपन। फिर क्या ऐड हुआ, प्रोवाइड ऑल्सो टू द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स हु आर और हैव बीन फॉर एटलीस्ट 10 years, कितना है बेटा, एटलीस्ट 10 years, एटलीस्ट 10, तो एग्जाम में आ सकता है ये चीज, ठीक है। या तो वो कोर्ट का एडवोकेट है, या प्रैक्टिसिंग सीए है, या प्रैक्टिसिंग सीए में है, या प्रैक्टिसिंग बेहद महान इंसान हमारे लॉयर, सीए, सीएस, सीएम है, कितना 10 साल का एक्सपीरियंस, shall not be required, shall not be required, shall not be required to pass online proficiency self assessment। एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, या लास्ट अटेम्प्ट में एक डिस्क्रिप्टिव 1 मार्क का बनकर आया था, तो ये अमेंडमेंट ऐड हुआ, तो इसमें पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट कि 10 साल का सीए, सीएस, सीए में लॉयर हो गया है, तो उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको ताकत दी गई है, मस्त ना। अब जिन्होंने एग्जाम दे दी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दे दो। हाँ, 10 साल से कम एक्सपीरियंस है तो अब सर आपको तो देना पड़ेगा, अब जैसे मेरे को देने का जरूरत नहीं, अपने को हो गया 10 साल से बने, बस टेंशन ही नहीं अपने को, हो गया अमेंडमेंट, फिनिश, समाप्त, खत्म, है यू। फिर अब आती है नेक्स्ट अमेंडमेंट आपकी सेबी एलओडीआर की। सेबी एलओडीआर वैसे भी मैं यूट्यूब पे कराता हूँ, वापस अभी आने वाला ही है, अगले हफ्ते यूट्यूब पे आ ही जाएगा, उसको देख लीजिएगा। क्या है, एप्लीकेबिलिटी में चेंज हुआ और एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में चेंज हुआ। कहां पर, एप्लीकेबिलिटी में चेंज हुआ और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में। सर एप्लीकेबिलिटी में कहां चेंज हुआ देख लीजिए, एप्लीकेबिलिटी का ये आंसर है। तो सर अभी ये सब ऑडिट में भी करस्पॉन्ड करेगा, हाँ ऑडिट में भी करस्पॉन्ड करेगा। जब मैं आपको ऑडिट के अमेंडमेंट्स कराऊंगा वो भी आ जाएगा 1-2 दिन में, तो भैया उसमें भी मैं आपको वापस से रिपीट करूंगा। इंस्टीट्यूट ने ऑडिट के आर्टिकल में डाला नहीं है, पर वो इंप्लाइड है कि भैया वहां भी चेंज है। तो पहला था एप्लीकेबिलिटी, ऑडिट का पहला आंसर चेंज होता है। सर किसको एप्लीकेबल है एलओडीआर, सर सबसे पहले किसको एप्लीकेबल, लिस्टेड एंटिटी हु हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। किस किस को सर, सर मेन बोर्ड पे लिस्टेड है, एसएमई एक्सचेंज पे, या फिर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। पहला कुछ ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशनल होता था, वो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स के लिए, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा नहीं, ये कट हो जाएगा, ये कट,
हाँ वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो चेंज होके वो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म बना दिया अभी, ठीक है। फिर बी, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये चेंज हो गया है। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इंडियन डिपॉजिट रिसीट्स पता है अपने को, सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट पहले भी था, सिक्योरिटी रिसीट्स पहले भी था। फिर यूनिट्स इश्यूड बाय म्यूचुअल फंड, एनी अदर सिक्योरिटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो एक तो यहाँ चेंज हुआ है और वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह पर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म हो गया, वो मैंने कट नहीं किया, ठीक है सर। The provision of this regulation shall become applicable to listed entity on the basis of market cap criteria, which shall continue to apply to such entities even if they fall below such thresholds. Below such thresholds, उनको भी applicable रहेगा सर, सबको applicable रहेगा। The provision of this regulation which became applicable to listed entities on the basis of criteria of the outstanding debt, still उनको applicable रहेगा, still उनको applicable shall continue to apply to such entities even if they fall below such threshold as mentioned in regulation 15। मतलब अगर 500 करोड़ की डेट अगर होती है तो आपको एप्लीकेबल होता है, वो गिर गया तो सर एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्या? नहीं, तो भी एप्लीकेबल है, मतलब वंस एप्लीकेबल एप्लीकेबल हमेशा, वंस एप्लीकेबल एप्लीकेबल हमेशा, ठीक है। सो लिस्टेड एंटिटी में कहां चेंज हुआ है? रेगुलेशंस में। देखो आंसर में चेंज नहीं हुआ, खाली कुछ ऐड हो गया है। इंस्टीट्यूशनल की जगह पे क्या हो गया? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ऐड हो गया। तो आपको ऑडिट में भी चेंज करना पड़ेगा, जब मैं ऑडिट के लेकर आऊंगा अमेंडमेंट का सबको वापस से बता दूंगा। दूसरा, बी में कुछ और होता था, वो वहां पर खाली अब क्या रह गया? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी रिसीव मतलब सरफेस ही वाली, अगर नहीं लिखे तो अब लिख दीजिएगा डी ए, वो ऐड हो गया, ठीक है। सेम सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पूरा रिप्लेसमेंट, पूरा रिप्लेसमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, पूरा रिप्लेसमेंट। तो या तो लॉ में आ सकता है या तो ऑडिट में आ सकता है। क्या है सर? सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, आरएमसी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या करते हैं सर? रिस्क मैनेज करते हैं। कौन बनाएगा सर? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट आरएमसी, आरएमसी, आरएमसी। सर किसको एप्लीकेबल है? द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन मतलब 21 जो है आरएमसी shall be applicable, shall be applicable, shall be applicable to top 1000 listed entity determined on the basis of market cap। 1000 था, पुराना क्या था मेरे को, अभी टॉप 1000 रह गया खाली। एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू डेट। अब हाई वैल्यू डेट के तुमको दिमाग में लगाना, इसको लिख कर चलो। टॉप 1000 एंड हाई वैल्यू डेट को एप्लीकेबल है सर, कौन बनाएगा? बोर्ड बना के देगा हमको। सर द आरएमसी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर्स विद मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड। मिनिमम 3 लोग बैठेंगे, मेजॉरिटी बोर्ड मतलब 2 बोर्ड के लोग बैठेंगे, मतलब एक कोई और हो सकता है, ठीक है। एक कोई और कौन होगा सर? वो सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी, वो मिलेगा नीचे सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देन एंड एटलीस्ट वन आईडी, एटलीस्ट वन आईडी। सर 3 लोग बैठने चाहिए, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कौन होना चाहिए आपका सर? बोर्ड होना चाहिए। मेजॉरिटी कौन होगा सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे इंक्लूडिंग वन आईडी, मतलब वो मेजॉरिटी में से एक आईडी होना चाहिए। एंड अगर आपके पास एसआरईएस है, क्या है एसआरईएस? सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, याद है आप? एटलीस्ट टू थर्ड, एटलीस्ट टू थर्ड, एटलीस्ट टू थर्ड शुड बी आईडी। जनरली क्या बोलते हैं? वन आईडी, बट अगर एसआरईएस है तो सर बहुत बड़ी बात है, तो टू थर्ड शुड बी आईडी, टू थर्ड शुड बी आईडी। फिर द चेयरपर्सन ऑफ द आरएमसी, द चेयरपर्सन ऑफ द आरएमसी, क्या बोलोगे आप? द चेयरपर्सन ऑफ द आरएमसी, द चेयरपर्सन ऑफ द आरएमसी शाल बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, मतलब वो बोर्ड का इंसान होना चाहिए। एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव मे बी द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। ये तो सेम ही है, मैंने ना 3 लोग बैठेंगे जिसमें से मेजॉरिटी बोर्ड रहेगा, एक आईडी होना चाहिए, जो एक रह जाएगा ना आप किसी एग्जीक्यूटिव का अपॉइंट कर लो, कोई टेंशन नहीं। जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर हो गया, बट जो चेयरपर्सन होगा वो तो बोर्ड का मेंबर होगा। चेयरपर्सन कौन होगा? बोर्ड का मेंबर। यहाँ चेंज है, द आरएमसी शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। पहले क्या था मुझे याद नहीं, अभी ट्वाइस इन अ ईयर है, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर। कोरम कितना होना चाहिए? नया ऐड हुआ है अभी सब। कोरम शैल बी 2 और 1/3 whichever is higher, 2 or 1/3 whichever is higher, 1/3 or 2 whichever is higher, subject to 1 board of directors, subject to 1 board of directors, subject to 1 board of directors. Sir, the meeting of RMC shall be conducted in such manner that on a continuous is not more than 180 days, मतलब max gap between 2 RMC meeting is 180 days. Shall not be more than, बेटा shall not be more than, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम है कि मिनिमम? सर ये मैक्सिमम गैप 120 डेज, मैक्सिमम गैप 120 डेज, मैक्सिमम गैप 120 डेज। सर the board shall define the role and responsibility of RMC and may delegate the reviewing of risk management plan to the committee and such other functions including cyber security का overlooking करना। अच्छा, the role and responsibility of RMC shall mandatory include the performance of functions as per Part D in Schedule 2।
वो सब भी होना चाहिए। तो इसका एक फंक्शन का आंसर हो गया सर। द आरएमसी शैल हैव पावर टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, ऑब्टेन लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस एंड सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज। ठीक है, ये सारा काम क्या है, ये आरएमसी का काम है। किसका काम है बच्चा, ये सारा आरएमसी का काम। क्लियर, इजी एकदम। तो सर आरएमसी क्या करेगा, सर आरएमसी क्या करता है, रिस्क को मैनेज करता है। कौन बनाएगा सर, बोर्ड बनाएगा। मिनिमम कितना बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे सर, मेजोरिटी शुड बी बोर्ड में, एंड एक बाकी कौन होगा सर, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव। वो बोर्ड में से भी एक आईडी होना चाहिए। पर अगर सर एसआरईएस हुआ तो सर 2/3 शुड बी आईडी। साल में कितनी बार मिलेंगे सर, 2 बार मिलेंगे। कोरम कितना होना चाहिए सर, 1/3 और 2, whichever is higher subject to 1 board of directors, subject to 1 board of directors. The max gap between 2 board meeting is basically 180 days. इतना गैप हो सकता है। फिर एक फंक्शन की बात लिख दो कि सर वो रिस्क को मैनेजमेंट करेगा एंड साइबर सिक्योरिटी को देखेगा बैठ के वहां पर। इसको एप्लीकेबल सर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को एप्लीकेबल एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को। इंपॉर्टेंट है, पूरे आंसर में बहुत ज्यादा चेंजेस है, तो ये है जिसमें अपडेशन है। तो ये आपको लॉ में भी काम का है, ऑडिट में भी काम का है। क्लियर। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। पता है एक सब्सिडरी का आंसर, वो मटेरियल सब्सिडी वाला पॉइंट है। वहां पर अपन ने क्या बोला है, देखो कि अगर आप एक सब्सिडरी हो एंड अगर आपके मटेरियल सब्सिडरी है, अगर आप उसको बेचते हो, मतलब उसके वैल्यूएशन कम, उसकी जो होल्डिंग है 51 वाली वो कम करते हो तो आपको वो एसआर का अप्रूवल लगता है मेंबर्स का, बराबर। फिर आपको एसआर कब नहीं चाहिए, जब वो डाइवेस्टमेंट आया है, या तो रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू, आईबीसी के थ्रू अप्रूवल आया, या फिर वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में अप्रूवल है, तो अपने को एसआर की जरूरत नहीं है। याद है ऐसा कुछ, ये पॉइंट कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। हम हमेशा समझते यही थे ना कि अगर भैया देखो मोर देन 50 पे मैं सब्सिडरी बनता हूँ, मोर देन 50 पे, बराबर। तो अगर मैंने 50 या उससे कम किया, 50 या उससे कम किया तो मेरी सब्सिडरी छूट जाएगी, तो मेरे को एसआर चाहिएगा। तो खाली क्या ऐड हुआ, पहले खाली वहां पर लेस देन लिखा था कि अगर लेस देन किया तो एसआर चाहिए। तो वो इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि अपन सब्सिडरी को क्या बोलते हैं, मोर देन 50%। सर लेस देन अगर मतलब मोर देन 50 होती है तो मेरी वो सब्सिडरी होती है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं इसको लेस देन 50 कर रहा हूँ, होल्डिंग को लेस देन 50 कर रहा हूँ, तो सर मेरे को एसआर चाहिएगा, बराबर। लेस देन 50। अब सवाल तो सर अगर आप एग्जैक्ट 50 कर रहे हो तो फिर क्या होगा, तो भी एसआर चाहिएगा। तो हम पर क्या ऐड किया, खाली लेस देन और इक्वल टू 50%। खाली कुछ क्या ऐड किया, इक्वल टू। हम हमेशा तो समझते वही थे, हमको तो पता ही है। कुछ नहीं, खाली वो क्या है कि वो इंटरप्रेशन में मिस्टेक हो रही थी, तो इसलिए वहां पर लेस देन और इक्वल टू कर दिया। बाकी कोई चेंज नहीं, आंसर रिमेंस द सेम। कहाँ मिलेगा आपको, मटेरियल सब्सिडी वाला जो आंसर है, मटेरियल सब्सिडी वाला आंसर, उसमें रेगुलेशन 24 सब रेगुलेशन नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है, रेगुलेशन 24 सब रेगुलेशन 5। तो लॉ में तो मैं वैसे भी यूट्यूब से पढ़ाता हूँ, अगर मैं आपको ऑडिट की बुक में दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा कहाँ पर आता है एग्जैक्टली। ये पॉइंट नंबर 5, no listed entity shall dispose of the share in material subsidiary reducing its shareholding below 50% or cease। तो यहाँ पर बिलो 50 था ना, तो यहाँ पर इक्वल टू मिला, इक्वल टू मिला, ठीक है। नेक्स्ट, नो चेंज ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट, की मैनेजर पर्सन, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर। क्या ऐड किया, देखो आपको आता है क्या, पढ़ा है क्या। अ डायरेक्टर शैल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज or act as a chairperson of more than 5 committees across all listed entities in which he is a director, which shall be determined as follows। याद है ऐसा कुछ, ये सेम था, खाली यहाँ पर शी ऐड की, he or she। हो गया होगा किसी को तकलीफ कि हमारे बारे में तो बोला ही नहीं, तो लिखवा दिया शी, ठीक है। फिर the limit of the committees on which he may serve as a director in all public companies whether listed or not shall be included, and all other companies कौन कौन सी सर, प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये पहले भी था, प्राइवेट कंपनी को काउंट नहीं करना है, फॉरेन कंपनी को काउंट नहीं करना है, सेक्शन 8 को काउंट नहीं करना है, और किसको काउंट नहीं करना है, हाई वैल्यू डेट। क्या मीन हुआ, हाई वैल्यू डेट को काउंट नहीं करना है। कि जब मैं कमिटी को ना वो 5 को काउंट करता हूँ, 10 को 5 को काउंट करता हूँ कि 10 में मैं चेयरमैन बन सकता हूँ, एंड सॉरी 10 में मेंबर बन सकता हूँ, 5 में चेयरमैन बन सकता हूँ। तो सर वो जो कौन सी कंपनी की बात करते हैं अपन, सबको काउंट करने का एक्सेप्ट
प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनीज, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज एंड सेक्शन 8 उनको काउंट नहीं करना है। क्या ऐड हुआ है? हाई वैल्यू डेट काउंट, हाई वैल्यू डेट, बाकी कोई चेंज नहीं। फिर अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, ये डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। आपको याद होगा अपन एक वो रिलेटेड पार्टी का आंसर पढ़ते हैं, रिलेटेड पार्टी आंसर उसमें पहला पॉइंट है कि मेरे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट देनी होती है। तो क्या बोलते थे अपन सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट अपने को सर क्वार्टरली देनी होती है इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विदिन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, विदिन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। रुक जाओ, तो मैंने ना वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर वाले में पहला पॉइंट जो होता था वो रिलेटेड पार्टी वाला चेंज नहीं हुआ है, वो तो नीचे वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई, ये कब देनी है, पॉइंट नंबर ई। उसमें ए वाला पॉइंट अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट की बात है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में सेम है, क्वार्टरली देनी है आपको। खाली जो पर वो जो 15 डेज था बेटा, वो कितना हो गया वहां पर 21 डेज, कितना हो गया 21 डेज। एमसीक्यू लॉ में भी आ सकते हैं, ऑडिट में भी आ सकते हैं, 21 डेज। तो ये रहा इसका आंसर, सेम एज बी का ए, अपने को 21 डेज में देने का है। वो मॉड्यूल में भी वही लिखा हुआ है, रिलेटेड पार्टी में डाला हुआ है, पर वो आंसर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट अपने को देनी है, अपने को एक्सचेंज को विदिन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, 21 डेज 21 डेज 21 डेज, पहले 15 था वो कट हो गया 21 हो गया, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। फिर ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का एक शेड्यूल है, उसमें कुछ चेंज हुआ है, वो अपने को वैसे भी सिलेबस में नहीं होता है, मॉडल में दिया हुआ है पेज 2.55 पे, ठीक है। तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये कुछ 5 चीजें हुई है। अब उसके बाद 5A आरएमसी ऐड हो गया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब रिपोर्ट बनती है प्रैक्टिकली, तो 5 नंबर पे क्या जाता है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, 5 डिस्क्लोजर देने। 5A आरएमसी ऐड हो गया, आरएमसी था नहीं पहले, 5A आपको सीधा 6 दिखेगा मॉडल में भी, तो 5A ऐड हो गया। सो प्रैक्टिकल लाइफ नॉट हमारे एग्जाम के लिए इतना कुछ करना, खत्म। आरटीपी में इतना ही अमेंडमेंट्स दिया होगा, देख लो 15-20 मिनट के अमेंडमेंट्स, कुछ चेंज नहीं। सो इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं 21 डेज वाली बात इंपॉर्टेंट है अपने लिए, आरएमसी का आंसर एक इंपॉर्टेंट है, आरएमसी वाला आंसर। नंबर 3 वो ओमिट जो हो गया ना, रूल 4, वो एक उस पर कोई क्वेश्चन पूछ ले इंस्टीट्यूट। और वो सीए वाला बात कि सीए में 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मार्क का क्वेश्चन था, क्योंकि लास्ट सेटर में भी आया हुआ था दिसंबर 21 में। क्लियर। अब मैंने फिर क्या ऐड किया है आपको, एक फेमा की चेंजेस है, कोई चेंज नहीं फेमा में, फेमा ही लेना, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं, खाली क्या ऐड हुआ है, लास्ट में आपने पढ़ा होगा मुझसे एक्सपोर्ट का आंसर, एक्सपोर्ट के वो रूल्स, पता है वो एडवांस देता है, तो एडवांस में वो इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने को, इट शुड नॉट एक्सीड 100 लाइबर लिबोर पॉइंट्स अपन बोलते थे, कुछ ऐड नहीं हुआ है, खाली जो रेड में मार्क किया ना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी पेबल ऑन द एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट शैल नॉट एक्सीड 100 बेसिस पॉइंट, वो भी सेम है, आज भी वही है, अबव द लाइबर और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क एज मे बी स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क जब आएगा तो बता दे जाएगा, अब तक आया नहीं, खाली क्या ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, कोई चेंज नहीं, बाकी सेम सेम कोई चेंज नहीं है, सेम है पूरा, खाली क्या अभी देखो इससे आंसर में क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, खत्म। फिर 3 ये पॉइंट मैंने ऐड किया आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट में। अब किसने अगर मुझसे पुराना वाला पढ़ रखा है या फिर अगर आपके मॉडल पुराने हो गए, 3 चीज में कुछ अपडेटेड है, ध्यान सुनो। तो ऐसा ये अमेंडमेंट नहीं है, कुछ और क्लैरिफिकेशन दिए हैं। पहला टाइमलाइन, द टाइमलाइन रेफर्स टू व्हेन अ चैलेंज अगेंस्ट द आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी रेज्ड। तो क्या बोलता है सर, इट कैन बी चैलेंज विद इन 3 months। पढ़ा आपने भी पढ़ा ये चीज, व्हेन द अवार्ड इज रिसीव्ड बाय द पार्टी, मैं खाली एमसीक्यू आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 3 months व्हेन द अवार्ड इज रिसीव्ड बाय द पार्टी, एक्सटेंशन 30 more days। तो देखो 12 महीने में अवार्ड देना होता है उनको, अभी उसने अवार्ड दे दिया, आप खुश नहीं हो, आर्बिट्रेशन एक्ट में आप खुश नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आप चैलेंज करोगे। पहली चैलेंज क्या करनी पड़े सर, सेम कोर्ट में, मतलब कहाँ पर, एटी में जाएंगे, एटी में, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट, एंड अगर इंटरनेशनल है तो फिर हाई कोर्ट, याद है ऐसा कुछ है। तो पहला चैलेंज क्या करेंगे सर, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड बाय द पार्टी, रिसीव बाय द वर्ड्स आर वेरी क्लियर, रिसीव बाय द पार्टी, एक्सटेंशन 30 days। तो 3 बातें ध्यान रखने, 3 महीना, रिसीट एंड 30 days का एक्सटेंशन। फिर एक आंसर ऐड हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। इसी पे इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में क्वेश्चन पूछा मई 22 में, मैंने लॉ के आरटीपी डाल रखे चैनल पर, देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है, इसी पे पॉइंट पे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया, क्योंकि ये मॉडल में अपडेट हुआ था, बाकी कोई चीज नहीं, ये अपडेट हुआ है। सर क्या है, अब मेरे को और अज्यूम करो, सॉरी अपना एग्जाम्पल था, एक लड़का और लड़की है, उनको मांडवली करवानी है, कंसिलेशन करवाना है, तो लड़का क्या भेजेगा, चिट्ठी लिख के भेजेगा मेरे को मांडवली करानी है,
कंसिलेशन कराना है, सेटलमेंट करवाना है, लड़की एक्सेप्ट करेगी, हाँ बोलेगी, जवाब देगी, तभी तो कंसिलेशन होएगा ना। ये प्रोसेस है। द पार्टी कंसिलेशन शैल सेंड टू द अदर पार्टी अ रिटर्न इन्विटेशन, आना करते हैं ना मंडप टू कंसिलेट अंडर दिस पार्ट ब्रीफली आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। जो भी कांड हो गया है। अच्छा, कब शुरू होगा इसमें क्वेश्चन है, कमेंस कंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल कमेंस कब, व्हेन द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इन राइटिंग द इनविटेशन टू कंसिलेट, जब सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तभी जाके वो शुरू होगा। अगर रिजेक्ट कर दिया देयर विल बी नो कंसिलेशन प्रोसीडिंग। जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन कंसिलेशन प्रोसीडिंग शुरू होगा। एग्जाम में क्वेश्चन है, आरटीपी में क्वेश्चन है। अच्छा, if the party requesting the conciliation does not receive a reply within 30 days, या उसने कोई टाइम दिया था वहां पर कि 15 दिन में 20 दिन में रिप्लाई कर देना, रिप्लाई नहीं आया, इट विल बी डीम्ड कि वो रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्टेड नहीं माना है, क्या बोलना है आपको, रिजेक्ट हो गया। तो सामने वाली पार्टी आपसे मांडवी नहीं कराना चाहती, एज स्पेसिफाइड इन इनविटेशन ही मे ट्रीट दिस एज अ रिजेक्शन ऑफ द इनविटेशन टू कंसीलिएट, एंड इफ ही सो इलेक्ट्स he shall inform in writing the other party accordingly। समझा आपको चीज? तो एग्जाम में आ सकता है कि भैया ये वाली पार्टी सामने वाली पार्टी को लिख के भेजेगी मैं कंसिडर कराना चाहती हूँ, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करके उसको भेजेगी कि भैया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं एक्सेप्ट किया तो भैया वो रिजेक्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर दे तो भैया दो इज नो कंसिलेशन प्रोसीडिंग, मैंने लिख के भेजा कि भैया 30 दिन मतलब 20 दिन में रिप्लाई कर देना, या डेज नहीं लिखा तो नॉर्मल टाइम लिमिट लॉ में कितने 30 डेज की, रिप्लाई नहीं आया तो मैं ये नहीं समझ सकता कि उसने एक्सेप्ट कर दिया, विल ऑलवेज अज्यूम कि इट इज रिजेक्टेड। बेटा इट इज रिजेक्टेड, इट इज रिजेक्टेड, इंपॉर्टेंट। ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कब टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट मतलब खत्म। अब मांडवी चल रही है बहू की और एक स्टूडेंट के, बहू अपना एग्जाम्पल अगर याद होगा तो लड़ाई हो गई दोनों की, बैठे मांडवी के, मैं बीच में कंसिलेटर, क्योंकि मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, कुत्ते ऐसे लड़ रहे लोग दोनों, कुत्ते ऐसा बोलते सर हमको नहीं करना क्या, ठीक है शो साइन करो, नहीं करना बाहर में जा सकते, मारो चलो बाय साइनिंग द अग्रीमेंट। तो किस दिन टर्मिनेट हुआ, ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा, दोनों की मांडवली हो रही थी, कुत्ते से लड़ाई करे, माँ बहन की गालें दे एक दूसरे को, मैं तो दिमाग सनक गया, मैं बोल रहा, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा। बाय रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ द कंसिलेटर आफ्टर कंसल्टेशन विद द पार्टीज टू इफेक्ट द फर्दर एफर्ट्स एट कंसिलेशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड, बोला कि तुम बने ही नहीं एक दूसरे के लिए, कोई तुम हीर रांझा नहीं हो, कोई तुम बाबू सोना नहीं हो, नहीं। तो किस दिन ये होगा, टर्मिनेट ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, बेटा कब, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ऊपर ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, नीचे ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। किसने मना किया, कंसिलेटर ने मना किया। तीसरा, बाय अ रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टी ने मेरे को लिख के भेजा, हमको मांडव नहीं कहा, दोनों पार्टी ने बोला ना सर, तो किस दिन टर्मिनेट होगा, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, यहां भी ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। सर, बाय अ रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ अ पार्टी टू द अदर पार्टी एंड कंसिडर, मतलब वो जो स्टूडेंट है उसने बहू को बोला और मेरे को बोला, मतलब एक ने एक कंसिलेटर ने बोला कि मेरे को टर्मिनेट करना है कंसिलेशन, मेरे को नहीं करवानी है कंसिलेशन, तो सर किस दिन टर्मिनेट होगा, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। बेटा देखो तीनों सेम है, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब कंसिलेटर ने मना किया, दोनों पार्टीज ने मना किया, या एक पार्टी ने मना किया, तीनों केस में कब खत्म हो रहा है, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। बट अगर अगर सेटलमेंट अग्रीमेंट की बात ही आती है कि सेटलमेंट अग्रीमेंट हो गया तो कंसिलेशन प्रोसीजर कब खत्म होगा, क्योंकि सेटलमेंट हो गया ना, अभी तो सेटलमेंट हो गया, तो ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो ये अलग है, ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, खत्म, फिनिश, समाप्त झाला पति, आधे घंटे के अमेंडमेंट से। तो मार्केट में जो हवा है ना बेटा, किस अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, इतना ही देख लो, बाकी दिसंबर 21 के अमेंडमेंट। तो अगर आपने ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया तो अच्छी बात है, अगर किसी को देखना तो शीट देख सकता है, नीचे वीडियो में इसका लिंक मिल जाएगा दिसंबर 21 के अमेंडमेंट का, तो आपको देखना तो देखिए, वो भी आई थिंक 1-1.25 घंटे का वीडियो का या आधे घंटे का, इतना ही अमेंडमेंट से पिछले 2 टाइम का अमेंडमेंट करवा दिया आपको, इतना ही करना है आपको, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। रहा बात अभी रिविजन वीडियोस का, रिकॉर्डेड हो गया है, रिकॉर्डिंग हो गया, वो धीरे अपलोड हो जाएगा, वो एडिटिंग चल रही है, हो जाएगा रिकॉर्ड। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको अलर्ट आ जाएगा जब जब वो रिविजन लेक्चर्स अपलोड होंगे, पूरा करवा दिया है पूरा। आई थिंक मैंने 10 तक तो रिकॉर्डिंग कर दिया, 18 चैप्टर से 10 हो गया, 8 पेंडिंग है वो कर दूंगा, बाय द टाइम यू रीच टिल 10th मेरा बाकी सब हो जाएगा, ठीक है गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि आपकी बार आखिरी बार, आपकी बार मेरे पास और का अमेंडमेंट्स अलग से आ जाएगा। किसी को ये नोट्स चाहिए तो बॉस यू कैन गो एंड चेक www.lexonindia.in, किसी को लेक्चर चाहिए तो यू कैन कॉल 844-844-8919।
बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। एंड यहाँ वो अफवाह में मत जाना बेटा, अभी बहुत रूमर्स फैल सकते हैं, अमेंडमेंट है, ये आने वाला है, ये नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं है, सब पढ़ने का अपने को, सब आएगा। और अपने को आता है ऐसा खुद को बोलने का। रेज योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड इट एंड मेंटेन इट। इसको हिलने नहीं देने का, इट शुड बी रॉक सॉलिड, हिलने नहीं देना है। डर निकल गया अमेंडमेंट का, कुछ नहीं होगा। बाय, टेक केयर।